गुड मॉर्निंग आप सभी को। हो गई आपकी बातें खत्म? इस क्लास में से कुछ बच्चों की बहुत तारीफ हो रही है, तो हाईलाइट होना है किसी को? नहीं होना ना? अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। देखिए, कल हमने स्टार्ट किया था, मतलब प्रीवियस क्लास में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट किया था। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम पहला लॉ पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कौन से पीरियड में काम करता है? शॉर्ट रन के अंदर। और शॉर्ट रन में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन काम करता है, उसमें हमने कल पढ़ा था, जब हम एक फैक्टर को फिक्स रखते हैं और बाकी को चेंज करते हैं, तो इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचता है, फिर क्या होने लग जाता है? डिक्लाइन होने लग जाता है। कल हमने पढ़ा था। हमने जो कल एग्जाम्पल लिखा था ना, उसका अब हमें बनाना है कर्व। कर्व आपको मतलब टीपी, एपी और एमपी बनाना है। तो एक बार आप मुझे टेबल बता देना, कोई भी एक स्टूडेंट, फिर अपन कर्व साथ में बना लेंगे। इसमें देखिए, हमने लैंड, लेबर, टीपी, एपी एंड एमपी, फिर अभी हम जो एग्जाम में, पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी सोल्व करेंगे। लैंड क्या रहेगी यहाँ पे? फिक्स्ड। टीपी क्या था? ठीक है, एपी क्या आएगा? 10, 8.5 पॉइंट। ठीक है। और एमपी में, पहले में एमपी कितना आएगा? जितना टीपी है वही एमपी है। यहाँ पे 12 था, 14। ठीक है, टेबल हमने कल बनाई थी। फिर मैंने आपको स्टेजेस भी बता दी थी, स्टेजेस अभी वापस लिखेंगे, बट पहले हमें करना क्या है? इस डेटा से टीपी, एपी और एमपी तीनों साथ में बनाना है। कैसे बनाएंगे एक बार समझ लीजिए। एक बार रुकिए। जैसे अगर आप टीपी, एपी, एमपी कर्व से बनाओगे ना, तो आपका ऐसे बनेगा। टीपी का ट्रेंड देखो। टीपी पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तो हम दिखाएंगे आउटपुट, और यहाँ दिखाएंगे प्रोडक्शन, जिसमें टीपी भी आ गया, एपी भी आ गया और एमपी भी आ गया। तो जब टीपी कर्व बनाएंगे, तो टीपी कर्व बनेगा हमारा ऐसे। ठीक है। एपी भी कैसा है? पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर वापस क्या हो रहा है? सॉरी, पहले डिक्रीज हो रहा है, और थ्रू आउट द जर्नी क्या हो रहा है? डिक्रीज ही हो रहा है। 10, 11, 12, 12, 11। यहाँ पे क्या हो गया? और एमपी हमारा हो रहा है यहाँ तक इंक्रीज। देखिए, एपी का ट्रेंड क्या है? पहले 10 था, फिर 11 था, फिर 12 हो गया, फिर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फिर वापस क्या होने लग गया? डिक्रीज होने लग गया। एमपी का भी क्या है? पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, फिर 12 के बाद वापस क्या होने लग गया? डिक्रीज हो गया। तो एपी और एमपी का कैसा बनेगा? एपी पहले क्या हो रहा है? इंक्रीज, फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज। और एमपी का क्या हो रहा है? पहले बनाते हैं हम एमपी,
और फिर बनाते हैं एपी। अब इसको ठीक से बनाएंगे। एपी और एमपी कर्व बनेंगे दोनों ऐसे। क्यों बनेंगे? पहले एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, वापस डिक्रीज हो रहा है, एपी भी पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, टीपी भी पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। बट एमपी क्या होता है? नेगेटिव भी हो जाता है, तो एमपी यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव भी हो गया। अगर कोई भी लाइन ओ एक्स एक्सिस के भी नीचे चली गई, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? नेगेटिव। तो यहाँ बताने का पर्पज ये था कि अगर आप इसको डेटा से बनाओगे ना तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें डेटा से बनाना ही नहीं, डेटा से बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा और अल्टीमेटली आपका शेप यही बनेगा। तो हम बिना डेटा के ही बना लेंगे। और बिना डेटा के क्यों बना रहे? बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको सिर्फ बेस पता होना चाहिए कि कर्व अल्टीमेटली बनेगा कैसा। तो हमें ट्रेंड तो पता लग गया। ट्रेंड कैसे पता चला? टीपी पहले क्या होगा? इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, फिर डिक्रीज होगा। एपी पहले इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होने लग जाएगा। एमपी पहले इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होने लगा। क्या चीज क्लियर है? अब हमें कर्व जो बनाना है, देखिए वो कैसे बनाना है। इसको बनाने का एक तरीका है, पहले आप देख लीजिए, फिर आप खुद भी बना सकते हो। पहले दो एक्सिस बनाने हैं, जैसा कि कर्व में होता ही है, ग्राफ के अंदर होते हैं दो एक्सिस। सबको सिर्फ बोर्ड पे देखना है, ये ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई एक्सिस। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे? अभी देखिए लैंड तो कांस्टेंट है, हम चेंज किस में कर रहे थे? लेबर के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? लेबर। क्योंकि लेबर में चेंज होने पे ही तो टीपी भी चेंज हो रहा है और एपी भी चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने दिखा दिया लेबर। इसके बाद सबसे पहला कर्व बनाते हैं एमपी, ठीक है। एमपी का ट्रेंड क्या है? पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। यहां से हमने बना दिया। यहाँ पे जो नेगेटिव था ना, तो ये वापस यहाँ पे जीरो होके नेगेटिव भी हो गया। अब एपी कर्व कहाँ पे बनाना है? डेटा को देखना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में जब ये दोनों इक्वल होने वाले थे, उस पॉइंट से पहले ज्यादा क्या था और कम क्या था? जब ये दोनों इक्वल होने वाले थे, उससे हर पॉइंट पे एमपी इससे ज्यादा है। यहाँ पे तो इक्वल है, बट यहाँ पे क्या ज्यादा है? एमपी। और यहाँ पे भी क्या ज्यादा है? एमपी। मतलब दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उससे पहले एमपी ज्यादा है, एपी कम है। दैट मीन्स ऊपर कौन सा कर रहेगा? एमपी कर ऊपर रहेगा, एपी कर इसके नीचे रहेगा। तो हमने इंटरसेक्शन से पहले यहाँ पे क्या बना दिया? बना दिया। ये कौन सा कर्व है? एपी कर्व। यहाँ पर समझ लीजिए कौन सी लेबर है? कितनी लेबर पे इक्वल हो गए थे? 4 पे। समझ लीजिए यहाँ पे 4 लेबर है, 4 लेबर पे तो दोनों इक्वल हो गए। और उससे पहले हर पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है। उसके बाद इससे पहले क्या है यहाँ पे? एमपी इज मोर देन एपी। अब इंटरसेक्शन के बाद देखिए क्या हो रहा है? हर लेवल पे एपी ज्यादा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हर लेवल पे एपी ज्यादा है। ये तो क्या बन गया हमारा? एमपी और एपी कर्व बन गया। अब कौन सा कर्व बनाते? टीपी कर्व। टीपी कर्व बनाने का तरीका क्या है? देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ से खींचनी, कहाँ से? जहाँ पे एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी लाइन वहां से खींचनी है जहाँ पे एमपी क्या है? जीरो है। एमपी जीरो यहाँ पे, तो ये बात आपको पता है, जहाँ पे एमपी जीरो होता है वहां पे टीपी क्या है? मैक्सिमम है। अब इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये कौन सा कर्व बन गया? अब 3 स्टेजेस बन गई। जो कल मैंने आपको रिलेशन बताया था ना, हम टीपी एपी एमपी में 3 स्टेजेस में रिलेशन देखेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, और थर्ड स्टेज। पहले आप ये कर्व बना लीजिए, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे। बनाना कैसे? अगेन पहले एमपी कर्व बनेगा, उसके बाद एपी कर्व उसके नीचे से बनेगा, फिर 2 पॉइंट से आपको 2 लाइंस खींचनी है। एक तो यहाँ से जहां से आपका एपी इज इक्वल्स टू एमपी है, और दूसरी खींचनी है आपको जहां पे एमपी जीरो हो गया और टीपी मैक्सिमम है। हाँ वो जीरो से नहीं हो रही, अगर हम बनाएंगे ना तो यहाँ से होगी 10 से। ये जीरो से इसलिए हो रही, देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जीरो लेबल लिखती तब तो जीरो होते तीनों,
यहाँ पे क्या है, जीरो लेबर ही तो है, जब जीरो होगी लेबर तो टीपी भी जीरो है, एपी भी जीरो है, एमपी भी जीरो है। अगर ये यहाँ से बनाती ना मैं इस पॉइंट से एक लेबर से, तो तीनों यहाँ से स्टार्ट हो जाते। लेकिन यहाँ जीरो पे क्या दिखा रहा है, जब जीरो लेबर होगी तो टीपी भी जीरो है, एपी भी जीरो है, एमपी भी जीरो है। अब इसको बना लीजिए। अब सब बोर्ड पे देखिए, सभी का बन चुका है, सबने सही बनाया है। हमने देखा था इसको तीन स्टेज कैसे डिवाइड करी थी। पहली स्टेज तो यहाँ पे थी, यहाँ पे एपी इक्वल्स टू एमपी है, और हमने यहीं पे बनाया है, यहाँ पे एपी इक्वल्स टू एमपी है। फिर फर्स्ट स्टेज को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कहाँ तक एमपी इंक्रीज हो रहा था और जिसके बाद एमपी डिक्लाइन हो रहा था। चार लेबर में जब चार लेबर काम कर रहे थे, पहले से लेकर थर्ड तक तो एमपी इंक्रीज हो रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पार्ट है और थर्ड से लेकर फोर्थ तक पार्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एमपी मैक्सिमम है, पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और ये फर्स्ट स्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो गई।
MP से पहले, MP मैक्सिमम मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 14 है, 14 तक, बाद में डिक्लाइन हो रही है 12। अब इसको समझते कैसे, रीड कैसे करते हैं। इनिशियली देखिए टीपी इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ तक पूरी फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीज हो रहा है सबका, यहाँ से बोर्ड पे यहाँ से लेकर यहाँ तक टीपी इंक्रीज ही हो रहा है, बट दो रेट से इंक्रीज हो रहा है। दो रेट कौन सी, इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट क्या होता है, जब टीपी में इंक्रीमेंट हमेशा अपने से आने वाली यूनिट से ज्यादा से हो रहा है, नया लेबर आके पहले वाले लेबर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, बट कौन सी रेट से हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। देखिए पहले लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है 10, कितनी है 12, थर्ड की कितनी है 14, यहाँ तक ये कैसे इंक्रीज हुआ 10, 22, 36, टीपी इंक्रीज हुआ है कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टीपी इंक्रीज हुआ है। इसके बाद भी देखिए टीपी तो इंक्रीज ही हो रहा है 48, 55, 60 यहाँ तक, बट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन फोर्थ का 12 ही था, फिफ्थ वाले का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 7 है और सिक्स वाले की 5 है। यहाँ पर भी टीपी इंक्रीज हो रहा है, बट हर आने वाला लेबर अपने से पहले वाले से कम एफिशिएंट काम कर रहा है। क्या बोलते हैं, टीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट। यहाँ से लेकर मतलब इस वाले पॉइंट से जो फर्स्ट स्टेज का पार्ट बी था, वहां से लेकर तक टीपी इंक्रीज हो रहा है कौन सी रेट से, विद डिक्रीजिंग रेट से। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक टीपी इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, टीपी मैक्सिमम हो गया तो एमपी क्या हो गया 0, यहाँ पे टीपी क्या हो गया मैक्सिमम, यहाँ पे एमपी क्या हो गया। इसके बाद क्या हुआ, टीपी नेगेटिव हो गया, यहाँ पे कितनी वैल्यू थी 5 देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एमपी नेगेटिव हो गया, और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ ये वापस क्या डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे एमपी क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इसके नेगेटिव। रिलेशन आपको समझ में आया कैसे। फर्स्ट स्टेज में टीपी एपी एमपी का क्या ट्रेंड है, सेकंड स्टेज में टीपी एपी एमपी का क्या ट्रेंड है, और थर्ड स्टेज में क्या है। ये वाला पूरा क्या है, फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सेकंड यहाँ क्या हो गया। अब लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो वो पहले मैं टेबल बना रही हूँ, फिर बनानी है आपको। यहाँ पे आप ये वाली लाइन बना लीजिए, जहाँ पर एमपी मैक्सिमम है वहां से डॉट डॉट करके ये वाली स्टेज 1 की ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, हमारी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और जहां पर एमपी मैक्सिमम है तो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर एमपी मैक्सिमम है पी ओ आई, ऐसे लिखिए अभी पी। फर्स्ट स्टेज में जहां पर एमपी मैक्सिमम था उसको हम किस नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से, पी आई। अभी लिखवाएंगे, अभी आपसे ये लिख लीजिए पी आई। अभी पूरा पूरा नाम भी लिखेंगे, लेकिन चार्ट के लास्ट में, डायग्राम के लास्ट में। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पीओआई वो पॉइंट है जहां पे एमपी क्या होता है मैक्सिमम। इस टेबल में एमपी कहाँ पे मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है पूरे में। इसका मतलब थर्ड लेवल पे जो एमपी है इसी को हमने क्या बोला है, पीओआई, पॉइंट ऑफ। दे रहे बात, ठीक है। अब अपन बनाते हैं एक टेबल। क्या हो गया बेटा, अब काम में कोई डाउट है आपको। हाँ अभी देखिए, अब आप ही आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। टेबल बनाने के बाद अगर आप डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। पहले टेबल बनाइए, कैसे बनानी वो देख लो। इधर हमें लिखनी है स्टेज के बारे में।
ये टीपी का कॉलम, एक एपी का कॉलम और एक एमपी का कॉलम। यहाँ लिखना है टीपी, एपी और एमपी। पहले हमें लिखनी है फर्स्ट स्टेज। टिल POI, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे एमपी मैक्सिमम होता है। टिल POI TP increases with increasing rate. After POI TP increases with decreasing rate. तो फर्स्ट स्टेज में टीपी के दो ट्रेंड है, पीओआई से पहले और पीओआई के बाद। टिल पीओआई टीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेट, आफ्टर पीओआई टीपी इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग रेट। और पूरे फर्स्ट स्टेज में एपी क्या होता है, सिर्फ इंक्रीज होता है। तो इसमें हमने पीओआई और आफ्टर पीओआई नहीं देखना है, इसमें नॉर्मल सी बात लिखनी है। फर्स्ट स्टेज एपी क्या होता है, एपी विल बी एमपी टिल POI MP increases and after reaching maximum point it start। ठीक है, तो पहली स्टेज में एमपी पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होने लग जाता है। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में हम नॉर्मल चीज पे आ गए, यहाँ पे पीओआई है नहीं, तो यहाँ पे लिखना है आपको टीपी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट एंड रिचेज, रिचेज मतलब पहुंचता है, एंड रीच्ड एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। सेकंड स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है विद डिक्रीजिंग रेट से और अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। एपी विल स्टार्ट डिक्लाइन, और सेकंड स्टेज में एमपी भी क्या होने लग जाता है, एमपी डिक्रीजेस। थर्ड स्टेज में टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, एपी डिक्रीजेस, एमपी डिक्रीजेस। एंड इसमें एक और लाइन लिखनी कि जीरो भी हो जाता है, बिकम जीरो। टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, एपी डिक्रीजेस, और यहाँ पे एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव, एमपी बिकम। ठीक है, अब आप ये टेबल बना लीजिए, फिर उस चार्ट को देखेंगे, फिर कोई डाउट हो तो
आप कैसे बैठे हो पीछे? अभी किसी को डाउट है, पूछना है? क्लियर हो गया? क्लियर मतलब ऑल क्लियर, नॉट डाउट, क्लियर हो गए? ठीक है, एक दो बातें और लिखिए नीचे टेबल कंप्लीट करने के बाद। POI means point of inflection. Means that point at which क्या मैक्सिमम होता है? MP. That point at which marginal product MP is maximum. First stage completed the point at which first stage completed the point at which AP intersect MP. मतलब जहां पर AP कर्व MP कर्व को इंटरसेक्ट करता है और जहां पे दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे उन दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है या सेम होती है। फर्स्ट स्टेज कंप्लीटेड द पॉइंट एट विच AP इंटरसेक्ट MP कर्व। दैट मीन्स आई का मतलब होता है दैट मीन्स द पॉइंट एट विच AP is equals to MP. MP intersect AP curve at its maximum point. Second stage completed where TP become maximum and MP become 0. MP become TP is the top of MP. ये हमें इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी।
कंप्लीटेड पीछे सभी का। देखिए ये वाली जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, टीपी इज द स्लोप ऑफ द एम्प, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है टीपी के अंदर जो चेंज आता है वो पूरा का पूरा आता है एमपी की वजह से। कैसे? अभी अभी हमने देखा, स्टार्टिंग में एमपी क्या हो रहा था, हटा दो, ये सभी का हो गया। लो अब इसको ऊपर देखो, टेबल को, इस वाले टेबल को देखिए, टीपी पे जो भी चेंज आता है वो एमपी की वजह से ही आता है। एमपी इनिशियली इंक्रीज होता है तो टीपी भी इंक्रीज होता है। एमपी अपने वाले हर हर आने वाला लेवल अपने से पहले वाले से ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है तो टीपी इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद जब टीपी डिक्लाइन होने लगता है, सॉरी एमपी डिक्लाइन होने लगता है तो टीपी इंक्रीज तो होता है बट विद डिक्रीजिंग रेट से। फिर जब एमपी जीरो होता है तो टीपी क्या रहता है, मैक्सिमम। और जब एमपी डिक्लाइन होता है तो टीपी क्या हो जाता है, सॉरी एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या हो जाता है, डिक्लाइन। मतलब टीपी और एमपी दोनों एक दूसरे के स्लोप है। एमपी इज द स्लोप ऑफ द टीपी, टीपी इज द स्लोप ऑफ द एमपी। उस टीपी का जो नेचर है पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, एमपी के। एक मैंने पॉइंट लिखवाया इसमें कि एमपी कर्व एपी कर्व को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वो आप यहां से भी देख सकते हो। एपी का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये वाला, और इसी पॉइंट पे एमपी इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। मतलब इसकी बात हो रही है जहां पर एपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी कर्व इसको इंटरसेक्ट करता है। उल्टा याद नहीं रखना है। उल्टा कैसे याद करोगे कि एमपी कर्व को एमपी कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पे एपी इंटरसेक्ट करता है, नहीं, क्योंकि एमपी का तो मैक्सिमम यहीं आ चुका है फर्स्ट स्टेज पे। एपी कर्व के मैक्सिमम पॉइंट पे एमपी उसको इंटरसेक्ट करता है और इसी पॉइंट पे हमारी फर्स्ट स्टेज क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये वाली बात। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझसे कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये मैक्सिमम क्यों है? ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये मैक्सिमम क्यों? ऐसे दो वैल्यू सेम है, ये क्यों नहीं मैक्सिमम है और ये क्यों नहीं मैक्सिमम है, जबकि दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। कि हमने क्या लिखा है कि जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी 0 होगा, बट टीपी तो यहाँ पे भी 60 था, यहाँ पे तो एमपी 5 ही था। तो यहाँ पे ही मैंने बोला कि एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे एमपी इंटरसेक्ट करेगा, बट पहले वाला भी तो 12 था, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं था। तो मैंने बाद वाली वैल्यू को ही मैक्सिमम क्यों बोला, पूछा ही नहीं आपने किसी ने। ठीक है, अगर दो वैल्यू सेम है तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जिसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है। इसको मैक्सिमम इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसके बाद तो सेम वैल्यू थी, बट 60 के बाद क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जहां से डिक्रीज हुआ था ना उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू को हमने मैक्सिमम बोला। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ था ना इसलिए इसके जस्ट पहले वाली को मैक्सिमम बोला। ये इसकी इक्वल ही थी बट फिर भी हमने इसके पहले वाली को मैक्सिमम नहीं बोला, इसको क्या बोला। बात क्लियर है? ठीक है, तो जहां पर दो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो और बाकी उसके बाद वाला से सारा डेटा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, तो उन दो कांस्टेंट वैल्यू में से उस वैल्यू को मैक्सिमम माना जाएगा जिसके बाद से वैल्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आपको इसमें कोई डाउट है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट, कहाँ पे क्या मैक्सिमम है, कहाँ पे क्या जीरो, सब क्लियर हो गया। अब इससे क्वेश्चन एक और इस तरीके से आता है। चलो क्वेश्चन की बात तो सेकेंडरी है, आप लॉजिकली बताइए मुझे अपना CS यूज करके। CS मतलब हाँ, कॉमन सेंस यूज करके। कॉमन सेंस यूज करके आपको बताना है कि ये देखिए, ये जो साइकिल है ना टीपी एपी एमपी वाला, ये हर प्रोडक्शन सिस्टम में काम करता है, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है। क्यों? क्योंकि सबके पास एक फैक्टर तो फिक्स ही रहेगा, बाकी को चेंज कर सकते हैं। तो ये हर जगह काम करेगा, हर इंडस्ट्री में काम करेगा। आप अपने बिजनेस में कौन सी स्टेज में काम करना पसंद करोगे, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? आपको मुझे बताना, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? अच्छा, कौन कौन बोल रहा है फर्स्ट में, हैंड रेस करिए।
अरे गलती तो बताओगे थोड़ा, पर CS लगा के बताना है फर्स्ट में, ठीक है। हैंड रेस करना है फर्स्ट में, कौन कौन है ऐसे, हाथ नहीं, एक और दो, तीन। सेकंड में एक दो, सेकंड में बहुत सारी हवा चल गई बीजेपी की। और थर्ड में कौन कर रहा है? थर्ड में नहीं कर रहे? मतलब इतना तो आपको पता है कि थर्ड वाला तो नहीं करोगे, क्योंकि इतना तो आपको पता है थर्ड वाला नहीं करोगे, क्योंकि थर्ड में क्या हो रहा है, टीपी डिक्लाइन हो रहा है। अब बची दो स्टेज, फर्स्ट और सेकंड। देखिए आप अगर बिजनेस पर्सन हो तो आपका मेन मोटिव क्या है, टीपी मैक्सिमम करना है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है। आपके जो फिक्स फैक्टर है लैंड का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कौन सी स्टेज में हो रहा था, सेकंड वाली में। सेकंड इसका मतलब ये है, इसलिए इस वाले स्टेज में आपका टीपी मैक्सिमम 60 हो गया था, क्योंकि इसके यहाँ पे इस लैंड के काम करने की कैपेसिटी कितनी थी, या तो 6 लेबर काम कर सकते हैं या 7 लेबर काम कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में तो कितने लोग काम कर रहे थे, फर्स्ट कहाँ कंप्लीट हो गई थी, यहाँ पे तो 4 ही लेबर काम कर रहे थे। मतलब वो लैंड जिसपे आप मैक्सिमम आउटपुट 60 यूनिट का बना सकते हो, 7 लेबर को यूज करके, अगर आप फर्स्ट स्टेज में करोगे तो आपका तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, आपका 40-80 मैक्सिमम हुआ, जबकि आप मैक्सिमम 60 यूनिट बना सकते हो। तो फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन नहीं करोगे, बिकॉज फर्स्ट स्टेज में आपका जो फिक्स फैक्टर है, भले ही लैंड हो, मशीनरी हो या बिल्डिंग हो, उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कि और कैपेसिटी है, आप उससे और यूज करवा के और प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट में नहीं करोगे, बिकॉज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड रिसोर्स। थर्ड में क्यों नहीं करोगे, थर्ड में आपने क्या किया था, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करा था। ओवर का मतलब यहाँ पे 7 ही लोग काम कर सकते हैं, आप 8वां लेबर और लेके आ गए, तो यहाँ पे टीपी डिक्रीज हो गया। थर्ड में तो वैसे ही नहीं करोगे, टीपी डिक्लाइन हो गया। कहाँ करेंगे हम, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, टीपी हमारा मैक्सिमम लेवल तक जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वहां पर हम हमारे फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। एक मशीनरी पे, एक लैंड पे, एक बिल्डिंग पे जितने लोगों के काम करने की जरूरत है, उतने ही लोगों को हमने इंगेज कर रखा। अब क्लियर हो गया, तो कौन सी स्टेज में करेंगे हम सब, सेकंड स्टेज में करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए, इन विच स्टेज रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इट्स आउटपुट। रैशनल का मतलब क्या होता है, समझदार, लॉजिकल या तार्किक। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड। फर्स्ट स्टेज में तो नहीं करोगे, नो, बिकॉज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, will not do in second stage because optimum, पे लिखिए, यस, cause full यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, ऑप्टिमम ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड में लिखिए, नो, बिकॉज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ, ये तो हमें फोकस करना है सेकंड स्टेज।
ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं जो अपने एग्जाम में आया हुआ है। हो गया सभी का? ठीक है, कॉपी में क्वेश्चन करके बताइए फटाफट। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। आपके पास है 3 मिनट। प्रोडक्ट शेड्यूल डालना है, क्वांटिटी ऑफ लेबर डालना है, टीपी लिखना है, एपी लिखना है, एमपी लिखना है, जो डेटा लिख रखा है वो फिल कर दो, बाकी का पूरा टेबल बना के दिखानी है।
अच्छा, किस किस का हो गया क्या? बाकी बच्चों का 1 मिनट और है, फिर अपन इसको बोर्ड पे करेंगे, फटाफट कर लीजिए। हो गया आपका पीछे आप दोनों का? चलिए टाइम आउट, ओपन बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग मुझे बताएंगे और मैं करूंगी। पहले में देखिए क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 दे रखा है, टीपी 10 दे रखा है, तो एपी निकाल सकते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। टीपी कितना है? 10, और नंबर ऑफ लेबर कितनी है? एक, तो 10 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 10। और पहले वाले पे जो टीपी होगा एपी होगा वही हमारा क्या होगा? एमपी होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड वाले में बताइए, सेकंड में कैसे निकाला? एमपी दे रखा है और हमको टीपी पता है, तो सम ऑफ एमपी क्या होता है? टीपी। तो यहाँ पे दोनों का टोटल कर दो, 10 और 11। 10 तो पहले ही था, कितना हो गया? अगेन एपी कैसे निकलेगा? टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, कितना आएगा? 10.5। वैसे करो, 21 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10.5। थर्ड वाले में कैसे करा? जब यह आता है टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर, तो अगर एपी को वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टीपी। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया? 33। अगेन एमपी निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। 33 माइनस 21 कितना आ गया? 12 आएगा। टीपी कैसे निकालेंगे? 33 में वो 11 ऐड कर दो, क्या आ गया? 4। और इसको कैसे निकालना है? 44 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 11। यहाँ पे 55 है, 52 है, यहाँ पे 44 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा, कितना आएगा? 8। और अगेन इसको निकालना है तो 52 डिवाइड बाय 5। 52 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 10.5। ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना। ठीक है, इस यूनिट का 33 है। देखिए ऐसे समझना है इसको, 3 लेबर मिलके 33 यूनिट बना रहे और 2 लेबर मिलके 21 बना रहे, तो तीसरे ने आके कितनी बनाई? दोनों को माइनस कर लो। तीसरे की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो क्या हो गई हमारी? इसकी एमपी हो गई। क्लियर है? हमने फॉर्मूला भी तो लिखा था, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये तो हो गया टीपीएन और हो गया टीपीएन माइनस 1। 33 माइनस 20। इसके बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 52 है, मतलब 5 लेबर मिलके 52 यूनिट बना रहे हैं और छठा आके 8 बनाता है, तो सबने 6 ने मिलके कितनी बनाई? 52 प्लस 8 आ गया 60। और यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा? 60 डिवाइड बाय 6 तो आ जाएगा 10। तो आपने सबने ऐसी ही बनाई थी कुछ कुछ? किसी की कोई मिस्टेक हो गई थी? आप लोगों की कोई मिस्टेक हो गई थी क्या? अब ठीक हो गई? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द एपी व्हेन क्वांटिटी ऑफ लेबर इज 6। जब क्वांटिटी ऑफ लेबर 6 था तो अपना एपी क्या था? 10।
अब ये मिट जाएगा, आपको याद अपनी कॉपी में देख लेना है और बताना है। What will be the MP when quantity of labor is 5? जब quantity of labor 5 था तो MP कितना था अपना? टेबल में देख लो कितना था? 8। ठीक है, हो गए दो ये। नहीं, ये वाला रह गया ना एक कुछ। 19 नहीं किया ना अपन ने। What will be the total product when quantity of labor is 4? 44। 3 नंबर हो गए आपके। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। टीपी निकालना था, एपी निकालना था और एमपी निकालना। ठीक है, बाकी अपन आप कल पढ़ेंगे।